हमारे साथ जुड़ चुके हैं NCDX के MD और CEO अरुण रस्ते। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पर और वक्त देने के लिए, प्री बजट एक्सपेक्टेशन पर बात करने के लिए। और मेरा सबसे पहला सवाल सर आपसे यही होगा कि जिस तरह के हालात अभी हैं, खास करके इकोनॉमी को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर के, तो सबसे पहला सवाल आपसे यही कि चूँकि आप एग्री का सबसे बड़ा एक्सचेंज हैं सर, तो आप जरा बताएं कि आपने क्या क्या उम्मीदें रखी हैं इस बजट से सर। ऋतुजा जी नमस्कार। तो एग्री का अगर मैं मैक्रो पिक्चर देखता हूं तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और इम्प्लीमेंटेशन है उसका डेटा मैं देख रहा था, और उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो जैसे कहते हैं ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जो एग्रीकल्चर में होता है उसको अगर रिलेट करें ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन पूरी इकोनॉमी में, तो पिछले 50 साल में कंटिन्यूअसली ये कम होता जा रहा है। ये करीब 28% हुआ करता था 1950 के आसपास, जो गिरकर 2006-7 में करीब 17% हो गया, और पिछले साल करीब 8% पे आ गया है। तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ज्यादा कम होते जा रहा है, कई सालों से, पिछले 5 दशकों से 6 दशकों से कम होते जा रहा है। अब इसका मतलब एग्री में हमें 3 या 4 चीजें मिलती है। आपको चारा मिलता है, आपको मतलब जैसे कहते हैं फॉडर, आपको खुद का अनाज मिलता है, अगर आप माने या ना माने पर कुछ एनर्जी भी मिलती है हमें, जैसे फॉडर के रूप में मिलती है, चारा भी मिलता है। तो अगर हमें 10% अगर कैपिटल फॉर्मेशन कम होता है एग्रीकल्चर में, तो इसका मतलब ये है कि जीडीपी कम से कम 2 से 2.5% कम हो जाएगा। तो एक तरफ तो हम जीडीपी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ एग्रीकल्चर में 10% अगर इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन कम हो रहा है, तो अपने आप जीडीपी एग्रीकल्चर से कम होते जाएगा। तो ये हमारे लिए थोड़ी एक चिंता का विषय है कि अगर एग्रीकल्चर में ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो हमारा जीडीपी अपने आप ही नीचे आ जाएगा। अब इसमें एक और विरोधाभास है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर और पिछले 10 साल का अगर हम डेटा देखते हैं तो गवर्नमेंट का जो डेटा है, जो इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट जैसे हम कह सकते हैं, जो एग्रीकल्चर में, ये कम हो गया है, बट प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में बढ़ते जा रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर पूरा का पूरा गवर्नमेंट को रिप्लेस कर सके, तो इसलिए जरूरी है कि गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट जो है कैपिटल फॉर्मेशन के लिए स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर में बढ़े। तो हमारी बजट में सबसे पहली उम्मीद यही होगी कि गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन के लिए इस साल कम से कम बढ़ता हुआ दिखाई दे। जो पिछले कई सालों से जो मतलब नेगेटिव ग्रोथ दिख रही है उसे स्टॉप करके थोड़ा वृद्धि की तरफ हम लोग अगर हम बजट में देख सके तो जीडीपी बढ़ने में भी इससे सुविधा होगी। कह रहे हैं कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में बढ़े कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, ये आपकी एक डिमांड है। अच्छा, इसके अलावा सर, चूँकि जब हम एग्री मार्केट की बात करते हैं तो उसमें डेरिवेटिव मार्केट के रोल पर भी बहुत चर्चा होती है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एग्री ग्रोथ के लिए कितना ज़रूरी है कि डेरिवेटिव मार्केट को बूस्ट किया जाए, पहला सवाल। और अगर आपको लगता है कि हाँ, डेरिवेटिव मार्केट की बहुत बड़ी भूमिका है, तो डेरिवेटिव मार्केट के लिए यानी कमोडिटी फ्यूचर मार्केट के लिए, एग्री मार्केट के लिए इस बजट में आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, अगर हमसे अगर किसी कंट्री को आप कंपेयर कर सकते हैं तो वो है चाइना, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन और चाइना की पॉपुलेशन लगभग बराबर है। चाइना में भी काफी मतलब जो हमारा एग्री सेक्टर है, उसी तरह चाइना में भी काफी बड़ा एग्री सेक्टर है। अब चाइनीज गवर्नमेंट ने यह किया हुआ है कि हमारी जो नाफेड और एफसीआई की इक्विवेलेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कमोडिटी मार्केट में पार्टिसिपेट करती है। और जब एफसीआई या नाफेड की इक्विवेलेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है या उनकी स्टेट की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जब कमोडिटीज मार्केट में पार्टिसिपेट करती है, फ्यूचर मार्केट्स में पार्टिसिपेट करती है, डेरिवेटिव्स मार्केट में पार्टिसिपेट करती है, अपने आप उनका मार्केट बढ़ते जाएगा। अगर आप डलियन मार्केट की बात करें, एक जमाने में अमेरिकन जो मार्केट्स होते थे, सीबोर्ड थे, आइस थे, इस तरह के जो मार्केट थे सबसे बड़े मार्केट माने जाते थे। पर अगर आज आप देखते हैं तो चाइना के जो मार्केट्स हैं डलियन जैसे, ये दुनिया के सबसे बड़े मार्केट हो गए। और इसका मुख्य कारण ये है कि चाइनीज गवर्नमेंट का जो प्रोक्योरमेंट होता है ये डेरिवेटिव्स या फ्यूचर मार्केट के थ्रू भी होता है और काफी मात्रा में होता है। तो इससे अपने आप मार्केट को बल मिलता है, मार्केट में अपने आप नए प्लेयर्स आते हैं, पार्टिसिपेंट्स आते हैं, लोगों को मार्केट्स मतलब फार्मर्स को और लोगों को, सभी को, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबको मार्केट के जो फायदे हो सकते हैं वो उनको मिलते हैं। तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हमारे जो सरकार के निवेश हैं, एक तो एग्रीकल्चर में बढ़े जैसे मैंने कहा, दूसरा जो संस्थाएं हैं, जो राज्य की संस्थाएं भी हो सकती है, मार्केट्स हैं, बड़े बड़े सारे मार्केटिंग फेडरेशंस हैं,
हमें तो खुशी है कि आंध्र प्रदेश मार्केटिंग फेडरेशन ने शुरुआत की है इस वक्त, पर अन्य राज्यों में भी जितने भी, क्योंकि कृषि केंद्र और राज्य दोनों से संबंधित, तो केंद्र और राज्य दोनों से संबंधित जितने मार्केटिंग फेडरेशन है, अगर फ्यूचर्स मार्केट का अगर वो फायदा उठाते हैं तो ये देश के लिए भी अच्छा होगा, फ्यूचर मार्केट्स के लिए भी अच्छा होगा। दूसरी चीज, एक हम बैंकों के साथ काफी दिनों से इस पर मशविरा चल रहा है, ENWR। जब एग्री क्रेडिट की बात करते हैं तो किसान कार्ड तो बहुत अच्छे से अब फेमस हो गया है, पर ENWR एक ऐसी चीज है जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, तो किसानों को, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को, दोनों के लिए ये अच्छा होगा। तो मार्केट्स को बढ़ाने के लिए, एग्री मार्केट्स को बढ़ावा देने के लिए और फ्यूचर के डेरिवेटिव्स मार्केट को बढ़ाने के लिए ENWR एक दूसरी एक बड़ी पहल होगी, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अगर कर सके तो बहुत अच्छा होगा, बजट के थ्रू या RBI के साथ बात करके, अदरवाइज भी। एक तीसरा, बड़ा सवाल जी। एक बहुत छोटी सी मांग हम कम 2013 से करते आ रहे हैं जी। पिछले लगभग 8 साल से, जो है कम्युनिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के बारे में। तो अगर हम CTT जो एग्री प्रोड्यूस है उसमें 3 या 4 मुश्किल से कमोडिटीज हैं, उन पे ये लग रहा है, और मुश्किल से रेवेन्यू लॉस होगा कुछ 10 करोड़ का। तो इतने बड़े गवर्नमेंट के लिए 10 करोड़ कोई मायने नहीं रखते, पर हम क्यों चाहते हैं कि इसको हटाना है? इससे यह है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स पे एक इरिटेंट है, अननेसेसरी मतलब एक्सपेंडिचर है जिसका किसी को फायदा नहीं होता, गवर्नमेंट को फायदा होता है ना मार्केट पार्टिसिपेंट्स को फायदा होता है। अगर CTT हट जाए तो शायद वॉल्यूम्स बढ़ जाएंगे और गवर्नमेंट को अपने आप ही इनकम बढ़ जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि ये CTT जो एग्री प्रोड्यूस में, जो प्रोसेस्ड एग्री प्रोड्यूस में है, इसको हटा दिया जाए। तो ये 3 चीजें हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट अगर कर सके तो अच्छा होगा। पर अगर आप ओवरऑल अगेन वापस मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं तो मैं एक और क्षेत्र है जिस पे मैं गौर करना चाहूंगा, गवर्नमेंट अगर गौर कर सकती है तो बहुत अच्छा होगा। गवर्नमेंट बढ़ावा देना चाहती है FPOs को। अब FPOs जो है सब सेक्शन 8 कंपनीज नहीं है, FPOs फॉर प्रॉफिट कंपनीज होती हैं। हाँ। इसमें हमें 2 प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अपने CSR फंड का उपयोग करना चाहती हैं FPOs के जो किसान हैं उनका ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, FPOs की कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए। ठीक है। अगर हाँ। इसमें ये होता है कि वो ये इसलिए नहीं कर पाते कि जैसे कई FPOs जो हैं वो कोऑपरेटिव्स में बने हुए हैं, कुछ FPOs ऐसे हैं जो फॉर प्रॉफिट्स हैं, सेक्शन 8 सब नहीं है। हाँ। इसलिए CSR फंडिंग इसमें नहीं जा सकता। अगर CSR फंडिंग को अगर आप इनेबल कर दें, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं इरमा के बोर्ड पे हुआ करता था। अब इरमा का जो ग्रेजुएट निकलता कम से कम 7-8 लाख रुपए सैलरी देते हैं। अब SFAC और NABARD ने जो FPOs प्रमोट किए हैं, उन FPOs में करीब 25,000 रुपए CEOs की सैलरी के लिए प्रोविजन किया है। अब 25,000 की सैलरी में कोई इरमा का या मैनेज का या वेमनेकॉम का ग्रेजुएट तो आएगा नहीं, तो कम से कम 50,000 रुपए सैलरी देना पड़ेगी। अगर बिना गवर्नमेंट के स्पेंडिंग के अगर FPOs को CSR जैसे फंडिंग मिल जाए, हाँ ठीक बात है, काफी फंडिंग गवर्नमेंट के बगैर जी FPOs में आ जाएगा, उनकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी और वो फिर मार्केट में आ जाएंगे। तो मार्केट में जो सप्लाई साइड है बड़ी सशक्त रूप से आगे आ सकती है अगर FPOs का आप इनेबल कर दें। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि FPO को मजबूत करना बहुत जरूरी है। एक सवाल मेरा आपसे और होगा सर, क्योंकि जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं एग्री मार्केट के, वो आपसे ये भरोसा चाहते हैं, क्योंकि एक बात तो आपने कही कि CTT जो थोड़ा बहुत एग्री से जुड़े हुए प्रोडक्ट पे लग रहे हैं उसको हटा देना चाहिए तब, लेकिन वॉल्यूम में सर बहुत तेज़ गिरावट आई है एग्री मार्केट के अगर हम पिछले कुछ सालों को देखें तो। CTT के अलावा आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से होना चाहिए ताकि एग्री मार्केट में वॉल्यूम बढ़े, क्योंकि वॉल्यूम एक बड़ा कंसर्न है। इतने मतलब मेरे ख्याल से 2004 से एग्री का एक्सचेंज है और आप देखिए कि 17-18 साल के बाद भी वो पिकअप नहीं हो पाया है वॉल्यूम में, और वो ट्रस्ट का मामला अभी तक ठीक से बन नहीं पाया है। एक ट्रस्ट बने ट्रेडर के बीच में भी, किसानों के बीच में, FPO के बीच में, और वॉल्यूम बढ़े, रिटेल का पार्टिसिपेशन बढ़े या FPO का पार्टिसिपेशन बढ़े, हेजर का बढ़े, उसके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, भारत सरकार ने करीब 90 कमोडिटीज जो ऐसी हैं जिनमें हम ट्रेड कर सकते हैं। कुछ कमोडिटीज ऐसी हैं जो CPI की जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसकी सेंसिटिव कमोडिटीज होती हैं, तो उनको अगर हम अलग रख दें तो उसके अलावा भी काफी ऐसी कमोडिटीज हैं जिसे एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे लाया जा सकता है। अब हम धीरे धीरे उन कमोडिटीज को इस प्लेटफॉर्म पे लाएंगे जिससे, अगर आप देखते हैं जैसे ग्वार का पिछले 3 या 4 साल में ग्वार का मतलब जो कंट्रीब्यूशन है एग्री कमोडिटीज में बढ़ते जा रहा है। एक जमाने में ऐसा होता था कि वीट का कंट्रीब्यूशन होता था या चने का कंट्रीब्यूशन होता था। अब जैसे जो नॉन फूड एग्री आइटम्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन थोड़ा बढ़ जाए। दूसरा ये है कि देखिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या कंज्यूमर के लिए जो प्राइस है मेंटेन करना गवर्नमेंट की एक ड्यूटी होती है, बट कुछ ऐसी कमोडिटीज हैं जो नेसेसरीली कंज्यूमर को अफेक्ट नहीं करती या प्राइस इंडेक्स को अफेक्ट नहीं करती। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कॉफी।
अब जैसे कॉफी है ग्लोबली एक बड़ी सक्सेसफुल कमोडिटी है, इंडिया में अनफॉर्चुनेटली अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कॉफी ऐसे जो प्रोडक्ट्स है हम इनको लॉन्च करें जो नॉन फूड हो, नॉन सेंसिटिव हो, पर एग्री में, जिससे किसानों को बहुत फायदा हो सके। दूसरा आपने कहा ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा। हाँ। ट्रस्ट सिर्फ दो चीजों से बिल्ड होगा। एक तो आपकी पॉलिसीज जो है वो कंटिन्यूअसली एक तरह की पॉलिसी हो हाँ। जिसमें स्टेबिलिटी हो, ओके। उतार चढ़ाव उसमें बहुत ज्यादा ना हो। हाँ। मार्केट को ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट की जरूरत है। ठीक बात है। ट्रांसपेरेंसी आपकी पॉलिसीज में जब तक रहेगी जी तब तक मार्केट पार्टिसिपेंट्स आते रहेंगे। जी जी। तीसरा यह है कि अगर आप इक्विटीज से कंपेयर करते हो तो उसमें यह है कि इक्विटीज में रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है। आज की ओके। तारीख में यह है कि कॉल सेंटर में नौकरी करने वाला या प्रोफेसर ठीक या है कोई सर। भी इक्विटीज में इन्वेस्ट कर सकता है, निवेश जी कर सकता है। हाँ कमोडिटीज इस वक्त लोग निवेश नहीं कर पाते दो कारणों से। एक तो बहुत ज्यादा उन्हें स्कोप नहीं है निवेश करने के लिए क्योंकि कमोडिटीज की इतनी बहुतायत नहीं है, पर जैसे हमने बताया कमोडिटीज अगर हम बढ़ा दें। दूसरा ये है कि लोगों को कमोडिटीज के बारे में समझ में नहीं आता, इसलिए कमोडिटीज एजुकेशन हम करना चाह रहे हैं। और दूसरा जो फाइनेंशियल प्लेयर्स हैं जैसे एफपीआईज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, इनके थ्रू रिटेल पार्टिसिपेशन कमोडिटीज में जब आएगा तब अपने आप वॉल्यूम्स ऊपर चले जाएंगे। चलिए तो बहुत आज की तारीख में अगर जी हम मार्केट पार्टिसिपेंट्स देखते हैं, जो ब्रोकर्स देखते हैं, वो दोनों तरफ एक ही हैं। अगर आप एग्जैक्टली इक्विटी टॉप 5-10 ब्रोकर्स देखेंगे वो कमोडिटीज में है। तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स को कमोडिटीज में आना जरूर मतलब ठीक बात है मुश्किल नहीं सर। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण रस्ते जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि एग्री एक्सचेंज की इस बजट से क्या उम्मीदें हैं। देखते हैं कि इस बजट में क्या कुछ होता है, लेकिन आपके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण हैं और अगर इन सुझावों पर गौर किया गया तो जाहिर तौर पे एग्री मार्केट को एक बूस्ट मिलेगा, वॉल्यूम में इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।